जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और इडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट हम लोग देखेंगे लोग, और टेस्ट का नाम है 11 नंबर टेस्ट है, तो इसे देखा जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली और घनी आबादी वाला नगर कहा गया है, जहां अनेक सुंदर भवन, चैत्य और विहार थे। तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महावग जातक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा सा जातक के बारे में देखा जाए, जो जातक कथाएं हैं ये गौतम बुद्ध के पुनः जन्म या पहले वाला जो जन्म है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये याद रखिएगा, और साथ में याद रखिएगा कि जो महागत जातक है इसमें वैशाली के बारे में बताया गया है। और देखिए कि वैशाली में यहाँ के जो शासक थे लोग, एक जगह है जिसका नाम है कट्टा गारसाला। इसका निर्माण कराया गया था कट्टा गारसाला, ये एक बिहार है, और यहीं पे गौतम बुद्ध रह के यहाँ पे प्रवचन दिए थे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के संभावना बहुत सारा है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस पुरातात्विक स्थल पे नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ नहीं मिला है। तो देखिएगा कि पहला में जो दिया गया है चिरांद, तो ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पे नवपाषाणिक काल के साक्ष्य मिला है। ताराडीह बोधगया में भी मिला है, चेचर में भी मिला है, पेसरा में नहीं मिला है, ये आपका मुंगेर में पड़ेगा। तो ये याद रखेगा। और देखिए कि पेसरा एक प्रसिद्ध पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जो प्रग ऐतिहासिक पत्थरों के औजारों और निवास स्थलों के लिए जाना जाता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये नवपाषाण काल का नहीं है, ये प्रग ऐतिहासिक काल का ये जगह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा का नंबर, शेर खां या शेरशाह के बारे में निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा असत्य है। पहला में दिया गया है, शेर खां ने चुनार का अधिकार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके प्राप्त किया था, एकदम सही है। सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर खां ने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह के सेनापति इब्राहिम खां को पराजित किया था, ये भी सही है। देखिए कि 1538 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में जीत के बाद उन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण किया था, ये गलत हो जाएगा। कनौज, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, हुमायूं को पराजित करके सूर्यवंश की स्थापना किया किया था या किए थे। तो ये आपका देखिएगा कि ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत बताना था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि आदिवासी विद्रोह और उनके प्रमुख नेताओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें गलत युग्म का चुनाव करना है। तो देखिए पहला में दिया गया है रंपा विद्रोह, ये आपका एकदम सही है। देखिए कि अलेरू सीता रामराजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ था, और कब हुआ था, तो ये आपका 1922 से 24 के बीच में ये युद्ध हुआ था, तो ये आप याद रखेगा। और कहाँ पे हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये युद्ध का विद्रोह हुआ था। और देखिएगा इसके बाद मुंडा उलगुलान, ये बिरसा मुंडा से संबंधित है, ये भी आपका सही है। और बिरसा मुंडा देखिएगा कि ये आपका 1899 से लेके 1900 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि जो आदिवासी थे उनका जगह और उनके जो रीति रिवाज था, संस्कृति था, उसमें अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने लगा था। देखिए कि आपका 3 दिसंबर 1900 ईस्वी को ये पकड़े जाते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में। बीपीएससी में ऐसे उठपटांग क्वेश्चन पूछता है कि किस तारीख को, किस दिन में, कब पकड़ा गए थे। तो ये आपका 3 दिसंबर 1900 ईस्वी को हो जाएगा, और रात्रि में पकड़े गए थे। तो ये भी आपका सही है, और ये भी सही है। संथाल हुल, ये सिद्धू और कानून के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, ये भी आपका सही है। ये 1855 और 56 के बीच में किया गया था। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि ठीक 1857 के क्रांति के पहले भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह कौन सा हुआ था। तो संथाल विद्रोह ही हुआ था। इसके बाद चौथा में दिया गया है ताना भगत आंदोलन, और राजा पुरहट यहाँ पे दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि जतरा उराव ने ताना भगत आंदोलन
1914 में किए थे, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, एक तरफ पत्र और पत्रिका, एक तरफ संबंधित व्यक्ति और विशेषता दिया गया है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला में दिया गया है स्वर हितैषी, पटना का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, ये आपका एकदम सही है। बिहार टाइम्स, गुरु प्रसाद सेन, ये आपका गलत हो जाएगा। बिहार टाइम देखिएगा 1903 में ये आपका अखबार स्टार्ट हुआ था, और इसके देखिए कि ये अब एक साप्ताहिक अखबार था, तो ये आप याद रखिएगा। और किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो महेश नारायण के द्वारा, तो ये आप याद रखिएगा, किनके द्वारा, महेश नारायण। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दी सर्च लाइट, सैयद हैदर हुसैन और मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा, एकदम सही है। दी इंडियन नेशन, कामेश्वर सिंह के द्वारा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही चुनना था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ संगठन दिया गया है और एक तरफ संबंधित व्यक्ति दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें सही सुमेलित चुनना है। पहला में दिया गया है कांग्रेस, गाया कांग्रेस अधिवेशन 1922 में हुआ था, ये तो एकदम सही है। देश बंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, ये भी सही है। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, और संबंधित व्यक्ति कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह है, तो ये भी आपका सही है। और देखिए कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में अगर देश लेवल पे देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बिहार में साइमन कमीशन का विरोध 1928 में हुआ था, अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में, तो ये भी आपका सही है। और देखिए कि साइमन कमीशन 1927 में ही आ गया था, और इसके आने का क्या कारण था, तो 1919 के अधिनियम का सर्वेक्षण करना था। और देखिए कि इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, और इसी के कारण इसका विद्रोह भी हुआ, मतलब विद्रोह इसके खिलाफ हुआ। तो ये आप याद रखिएगा। लाला लाजपत राय का इसी के कारण जान भी चला जाता है, इसी के विद्रोह करने के क्रम में लाठीचार्ज कर दिया जाता है। देखिए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में हुआ था, और आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, तथा जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। ये भी आपका एकदम सही है, चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है 1935 के अधिनियम के बाद बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस को 2 सदनों में बहुमत प्राप्त होने के बावजूद तत्काल सरकार का गठन नहीं हो सका, इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसके अगर पीछे का मुख्य कारण देखा जाए, तो मुख्य कारण था गवर्नर एमजी हैलेट द्वारा अपने विशेष अधिकारों के प्रयोग पर आश्वासन देने से इनकार। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र दक्षिण बिहार का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो AW हो जाएगा, ये दक्षिण बिहार के लिए ये कोड है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और वहीं पे देखिए कि उत्तरी बिहार के लिए CWG हो जाएगा, तो ये आपका उत्तरी बिहार हो जाएगा। और जो कि गर्म और शुष्क मौसम यहाँ पे बना रहता है, तो ये आप याद रखेगा। और AW आपका दक्षिणी बिहार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी गया जिले में स्थित नहीं है? तो गया में कौन सा पहाड़ी नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए कि आपका पीर पहाड़ी, देखिए कि पीर पहाड़ी गया में नहीं मिलेगा, पीर पहाड़ी मुंगेर में मिलेगा, तो ये आप याद रखेगा कि पीर पहाड़ी कहाँ पे है, मुंगेर में है, मुंगेर। और बाकी गुरपा पहाड़ी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी और प्रेतशिला पहाड़ी, ये सभी आपका गया जिले में मिलेगा। और मंगला गौरी और देखिए कि रामशिला पहाड़ी भी गया जिला में है। वहीं पे अगर राजगीर में देखा जाए कि राजगीर में कौन सा पहाड़ी है, तो यहाँ पे देखिए कि रत्नागिरी पहाड़ी, विपुलगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, वैभवगिरी पहाड़ी और सोनगिरी पहाड़ी यहाँ पे मौजूद है। कैमूर में कैमूर पहाड़ी तो जानते ही हैं, रोहता पहाड़ी
और अधौरा पहाड़ी है यहाँ पे। मुंगेर में खड़गपुर के पहाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ से खनिज बहुत ज़्यादा मिलता है। पीर पहाड़ी और काली पहाड़ी, सीताचरण, ये सब पहाड़ी यहाँ पे मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, कथन में दिया गया है कि बिहार प्राचीन काल से ही सोरा का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र रहा है। एकदम सही है। और इसी के कारण देखिए कि अंग्रेज सबसे पहले बिहार में एक सारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पे कैप्चर करने के लिए यहाँ के जितने सूर्य उत्पादक थे उन सभी को खत्म किया लोग। उसके बाद देखिए है कि कारा में दिया गया है कि ईआईसी ने सोरा के निर्यात की शुरुआत की थी तथा बिहार में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर था। एकदम सही है, सारण में आज भी सोरा का उत्पादन होता है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये इसका सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, इसी कारण इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तेलहर कुंड जलाशय के उद्गम और प्रवाह से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका दुर्गावती नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए कि सोन नदी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले कैमूर पठार के दक्षिण पूर्व किनारे से होकर गुजरती है, लेकिन विशिष्ट जलाशय का निर्धारण नहीं करती है। तो ये आप याद रखिएगा, सोन नदी किस में आके मिलती है? गंगा में मिलती है। और कहाँ पे मिलती है? तो सोनपुर में आके मिलती है, सोनपुर के आगे एक जगह है वहाँ पे मिलती है। और देखिए कि कर्मनाशा नदी, ये आपका गंगा नदी इधर से प्रवाहित होता है, तो ये दक्षिण भारत से होके आके मिलता है। और कर्मनाशा इसका नाम इसलिए पड़ा है कि माना जाता है कि इसमें नहाने के बाद कर्म नाश हो जाता है। पुनपुन नदी भी ये इधर से ही आके मिलता है, तो ये याद रखिएगा। और ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलता हुआ जाके औरंगाबाद और गया से होते हुए पटना तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए बिहार को सबसे अधिक बार कृषि कर्मक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो देखिए कि आपका कौन सा हो जाएगा? तो गेहूं और मक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बिहार सरकार के 7 निश्चय 0.3 2025 से 30 कार्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं किया गया है 7 निश्चय में। तो एक तो दुगना रोजगार और दोगुनी आय करना बिहार के नागरिकों का, एकदम सही है। समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, ये भी सही है। सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, ये भी सही है। हर खेत तक सिंचित का पानी, ये आपका शामिल नहीं है। हर खेत तक सिंचित का पानी पिछले 7 निश्चय में शामिल किया गया था, यानी कि 7 निश्चय 0.2 में शामिल किया गया था, तो इसमें शामिल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और देखिए कि 7 निश्चय कौन कौन है? तो एक तो आपका दुगना रोजगार और दोगुनी आय देखिए लिए, समृद्ध उद्योग, समृद्धि, सशक्त, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। 3 तो ये आप देखिए लिए, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, ये चौथा याद कर लीजिएगा। 5वां याद कीजिएगा, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। और छठा याद कीजिएगा, सुलभ स्वास्थ्य, तो ये देखिए ले, मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। तो मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार, ये छठा हो जाएगा। 7वां याद कीजिएगा, सबका समान, जीवन आसान। तो ये 7 निश्चय याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न सूचियों का मिलान करना है और सही मिलान करना है। इधर उद्योग दिया गया है, इधर स्थान दिया गया है। तो देखिएगा, पहला में दिया गया है जूट उद्योग। तो जूट उद्योग जो है, ये सबसे ज़्यादा जूट पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा के साइड में होता है, तो ए का आपका 4 हो जाएगा। तो ए का 4 करेंगे तो ये कट गया, ये कट गया। और देखिए कि मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क देखिए कि ये आपका कहाँ पे बनाया गया है? तो मरंगा में बनाया गया है, जो पूर्णिया में है। तो बी का आपका मरंगा में नहीं बना है, मोतीपुर में बना है, सॉरी इसके लिए। देखिए कि मोतीपुर आपका मुजफ्फरपुर में है, तो मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? मोतीपुर में। रेशम वस्त्र उत्पादन, ये तो आप रेशम डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते ही हैं, ये भागलपुर है। और जूट पार्क देखिएगा कि ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका मोरंगा, पूर्णिया में हो जाएगा। तो देखिए कि मिलान कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व ने महात्मा, देखिए कि भगवान बुद्ध को प्रसिद्ध बांस का वन और वेणु वन, जो राजगीर में है, उपहार में दिया था? तो देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिंबिसार के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस बिहारी व्यक्तित्व को अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो की उपाधि से जाना जाता है? तो देखिए कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के द्वारा सौम्य स्वभाव, विनम्र और किसी से शत्रुता न होने के कारण अजातशत्रु की उपाधि दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखा जाए तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट के हैं, बिहार के। और साथ में देखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो ये भी याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति। और देखिए कि संविधान सभा जिसके द्वारा संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान सभा, इसके ये अध्यक्ष थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। कुंवर सिंह के बारे में जानते ही हैं कि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा ये युद्ध करने वाले 82 वर्ष के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और आरा के थे, तो ये आप याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, तो ये आप याद रखना है। ये सभी थोड़ा-थोड़ा पॉइंट आपको याद रखना है। और इन्हें देखिएगा कि श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, उन्होंने 1955 में हरनौत निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार विधायक के रूप में बिहार विधानसभा में प्रवेश किया था, एकदम सही है। वह 1989 में बाढ़ का जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए पहली बार सांसद चुन के गए थे, ये भी सही है। उन्होंने समता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़कर अपने राजनीतिक सफर और सक्रिय चुनाव करियर की शुरुआत की, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा कि जेपी आंदोलन से ये निकले हैं और लालू प्रसाद यादव उस समय के जितने भी व्यक्ति थे सभी राजनीतिक पार्टी में अच्छा नाम किए हैं, जिसमें जेपी आंदोलन से देखिए कि आपके नीतीश कुमार तो निकले ही हैं और लालू प्रसाद यादव भी निकले हैं। साथ में देखिए कि सुशील मोदी ये भी निकले थे और रामविलास पासवान भी उसी क्रांति से निकले थे। डी में देखिए कि उन्होंने रिकॉर्ड 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ये आपका एकदम सही है। ये तो अभी शपथ लिए थे, अब राज्यसभा में चल गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सा स्थल अपनी विशाल किले बंदी बस्ती और प्राचीन विदेह राज्य के ऐतिहासिक संबंधों की खोज के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा व्यापक उत्खनन के अधीन रहा है? तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बलिराजगढ़ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जितना ये बोला गया है सभी बलिराजगढ़ के बारे में बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए कि लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा। और तिलहारा नालंदा जिले में स्थित है, जहाँ खुदाई में एक प्राचीन बौद्ध मठ मिला है, तो ये भी याद रखेगा। और देखिए कि एंटी चक ये भागलपुर जिले में मिला है, जहाँ राजा धर्मपाल के स्थापित विक्रम महाविहार के उत्खनन का यहाँ पे कुछ अवशेष मिला है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में दूसरी सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है? तो देखिए कि अगर बिहार का पहले स्थान पर देखा जाए तो रोहतास हो जाएगा। रोहतास में महिला साक्षरता या पुरुष साक्षरता दोनों में प्रथम स्थान पे है। और वहीं पे दूसरा का अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक कमी दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, तो ये आप याद रखिएगा। और लगभग 35.35 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिला है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि सबसे तीव्र गिरावट का बात किया जाए तो ये आपका कहाँ पे हुआ है सबसे तीव्र गिरावट, तो सुपौल जिला में हुआ है, सुपौल और गया में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन
20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए यह पहला में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेष से विशाल महल और मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिला है, ये आप याद रखिएगा। तो पहला तो गलत हो गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये आपका साक्ष्य मिला है, तो ये सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास से निर्मित वस्त्र का प्रयोग करते थे, ये भी आपका एकदम सही है। कपास का देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कपास का उत्पादन सबसे पहले कब हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध में घोड़े का खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये आपका एकदम गलत है, इसका साक्ष्य नहीं मिला है। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो केवल 2 ही इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित पनी शब्द का क्या अर्थ है या क्या इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज का एक विशेष वर्ग था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, समाज का एक विशेष वर्ग था। देखिए कि वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित पनी शब्द समाज के एक विशेष वर्ग को इंगित करता है। इस वर्ग के लोग व्यापार व्यापार के लिए और वाणिज्य कार्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। और देखिए कि ये एक और के लिए फेमस थे। उस समय देखिए कि वैदिक काल में गायों का सबसे ज़्यादा माना जाता था वर्चस्व, और गाय ये चोरी करता था लोग, तो ये आप थोड़ा-सा क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित बौद्ध संगतियों के अध्यक्षतों पर विचार कीजिए और बौद्ध संगति की अध्यक्षता करने वाले सही क्रम बताना है। तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा-सा पहले देख लिया जाए। तो देखिए कि पहला जो सबसे पहले तो याद रखिए कि 4 बौद्ध संगति हुआ है। तो सबसे पहले आपका पहला जो बौद्ध संगति होता है, ये कहाँ पे होता है? तो ये आपका होता है राजगृह में। राजगृह या राजगीर, दोनों में से कोई भी याद रखेगा। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु। तो अजातशत्रु याद रखना है। और यहाँ पे देखना है कि किसके अध्यक्षता में हुआ। तो ये आप याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। तो सबसे पहले अगर मिलान किया जाए तो महाकश्यप सी सबसे पहले आएगा। और कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा का देखिएगा कि ये कहाँ पे होता है? तो जो द्वितीय होता है वैशाली में होता है। और इसका उस समय शासक कौन था? तो काला अशोक के द्वारा कराया गया था। तो काला अशोक याद रखिएगा, काला अशोक कब हुआ था? तो 483 है, तो 383 ईसा पूर्व हो जाएगा। और इसमें देखिए कि अध्यक्षता कौन थे? तो साबा कामी थे। तो देखिए कि साबा कामी ए में दिया गया है, तो सी के बाद ए आ जाएगा। तिसारका जो हुआ ये आपका मगध में होता है और अशोक के द्वारा कराया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि शासक कौन था? अशोक था। और कब कराया जाता है? तो 255 ईसा पूर्व। तो 255 ईसा पूर्व याद रखेगा। और इसमें देखिए कि मुगली पुत्र तिस्ल इसके अध्यक्ष रहते हैं, तो बी आ जाएगा, सी ए और बी। चौथा जो होता है ये आपका होता है कहाँ पे? तो कश्मीर में होता है, या कुंडल वन याद रखिएगा, कश्मीर के कुंडल वन में होता है। तो कश्मीर हम लिख देते हैं, कश्मीर में होता है, ठीक है। और किनके द्वारा कराया जाता है? तो कनिष्क के द्वारा कराया जाता है। कब कराया जाता है? तो 7800 ईस्वी में कराया जाता है। तो ये याद रखना है। और इसके अध्यक्ष रहते हैं वसुमित्र। तो सी ए बी और डी हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा कि ये चारों आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एक तो आता ही आता है, इसीलिए हम आपको डिटेल में बता दिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ए और बी डी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 23 के बाद 24 नंबर। अशोककालीन विदेशी शासक तथा सूची 2 में देश को सुमिलित कीजिए। तो मिलान करना है। तो देखिएगा पहला में दिया गया है ये भारत घूमने आया था लोग, तो यात्री है लोग टॉलमी। टॉलमी किसके शासनकाल में आया था? तो इसका आपका हो जाएगा, अच्छा टॉलमी कहाँ का था ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कि टॉलमी आपका मिस्र का था, तो टॉलमी टू मिस्र का था। तो एक का आपका फोर्थ हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद देखिए कि एंटीगोनस ये आपका मेसिडोनिया का था, तो ये भी कट गया। और एंटीयोकस ये कहाँ का था? तो ये आपका सीरिया का था।
और मग देखिएगा ये साइरिन का था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा कथन यहाँ पे दिया गया है, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ये आपका एकदम सही है। देखिए कि वर्ण व्यवस्था वो मानते थे, तो ये याद रखिएगा। कारण में देखिए कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने चतुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था, तो ये भी आपका सही है। चतुर्वर्ण व्यवस्था कौन? तो देखिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और चौथा हो जाएगा शूद्र। तो ये याद रखिएगा। ब्राह्मण माना जाता है कि ब्रह्मा जो भगवान है सृष्टि के रचनाकार, उनके मुख से ये निकले थे। और क्षत्रिय माना जाता है कि बाजू से इनका उत्पत्ति हुआ है, वैश्य का कमर से, और शूद्र का तालू से, यानी कि जो नीचे का पैर होता है उसके नीचे का जो तालू होता है वहां से शूद्र का हुआ है। ब्रह्मा का काम था, या ब्राह्मण का उस समय काम था ज्ञान देना और सलाह देना, जो भी राजा हुआ करता था। क्षत्रिय का काम था अपने जो क्षेत्र था उसका सुरक्षा करना और क्षेत्र विस्तार करना। वैश्य का काम था व्यापार करना और कर देना राजा को। तो देखिएगा कि वैश्य ही सिर्फ कर देता था लोग, और शूद्र का क्या काम था? तो ये तीनों जो वर्ण है लोग उनका सेवा करना। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख किसके शासनकाल में सूचना प्रदान करता है? या देखिए कि इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर आपका तो जानते ही होंगे, ये समुद्रगुप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त देखिएगा कि एक भी युद्ध नहीं हारने वाले शासक हुए, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन कौन है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, ये अच्छा ये सब आएगा क्वेश्चन तो देखा जाएगा, नहीं तो एक ही अगर पढ़ाते रहेंगे इसे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पे कीजिए। देखिए कि यहाँ पे दिया गया है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की सेल डैश है, तो यानी कि इस मंदिर का जो निर्माण है किस, जैसे आपको एक चीज बता देते हैं, मंदिर निर्माण का 3 प्रकार है। तो मंदिर निर्माण का 3 प्रकार कौन-कौन है? तो सबसे पहले दक्षिण भारत का देखिए कि द्रविड़ हो जाएगा, और उत्तर भारत का नागर हो जाएगा, और जो मिडिल भारत है यानी मध्य भारत, वहाँ पे बेसर हो जाएगा। तो इन दोनों का मिक्सर बेसर में होता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो ये लिंगराज मंदिर है ये नागर शैली में बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और वहीं पे सूर्य मंदिर देखिए कि वो बेसर शैली में बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन किस शासक के संदर्भ में बोला गया है ये बताना है। तो देखिए कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह एक प्रसिद्ध पाल वंशीय शासक है जिसे परम सौगात भी कहा गया है। तो परम सौगात तो ये तो आप जानते ही हैं कि धर्मपाल को बोला गया है, धर्मपाल। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना किया। तो देखिए कि ये धर्मपाल के लिए ही बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पाल वंश से ये संबंधित है और सबसे प्रतापी राजा थे पाल वंश के। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, परमा वंशीय शासक राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ सम्रा गण सूत्रधार किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तु शास्त्र है। जैसे कि आप देखिएगा कि जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाता है लोग तो इंजीनियर निकलता है लोग, तो ये उस समय के बहुत बड़ा इंजीनियर थे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि अल बरूनी, उतबी, बैहाकी, फारूकी जैसे विद्वान किस मध्यकालीन शासक के दरबार में सुशोभित थे या रहते थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महमूद गजनबी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी मत मारिएगा, महमूद गजनबी होगा। 30 के बाद अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कि तथ्य और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका संबंधित शासक दिया गया है, एक तरफ तथ्य दिया गया है। तो चलिए मिलान किया जाए।
रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो ये तो बलबन के द्वारा अपनाया गया था। तो एक का आपका बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो 1 का 2 देखिए कि ये दोनों तो कट गया। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने किया था? तो ये देखिएगा कि आपका इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। तो बी का 1 हो जाएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। और सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। तो देखिए कि ये कट गया, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले तो इसका ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कब हुआ था। तैमूर का युद्ध देखिए कि ये कब हुआ था। तो ये आपका 1398 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1194 में लड़ा गया था चंदावर का युद्ध। और गयासुद्दीन तुगलक की हत्या ये कब हुआ था? तो ये 1325 में हुआ था। और अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो ये आपका 1253 में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। भारत का तोता भी इसे बोला जाता है। तो देखिएगा कि अब यहाँ पे मिलान कीजिएगा तो ये तो आसान हो गया। सबसे पहले आपका चंदावर का युद्ध आ जाएगा, तो बी आ जाएगा सबसे पहले। तो देखिए कि ये सब कट गया, बी डी सी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम प्रांत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लागू की गई महलवारी व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए कि जो अंग्रेज था लोग 3 प्रकार से ये भू राजस्व लागू किया लोग। एक आपका पहला था महलवारी, और दूसरा का था जमींदारी, जमींदारी या जमींदारी इसे बोल सकते हैं। तीसरा का था रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। थोड़ा-सा इसके बारे में हम डिस्कशन कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए महलवाड़ी का मतलब क्या हो गया कि कोई गाँव ऐसा देखता था लोग, उस गाँव में जो सबसे बड़ा जिसका महल हुआ करता था, बड़ा का मतलब कि जो सबसे ज़्यादा धनवान और बलशाली हुआ करता था, उसी को ये पूरा ज़मीन का बँटा दे देता था लोग, और ये वसूलता था और उसके बाद अंग्रेज़ों को देता था और उसके बदले में इसे भी कुछ हिस्सा मिलता था। ज़मींदारी का मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति को ये दिया जाता था और वो ज़मीन का वसूल करता था, और 11/10 हिस्सा ये अंग्रेज़ों को देना था और 1 हिस्सा अपने पास रखना था। और इसे सूर्यास्त कानून के रूप में भी जाना जाता है। अगर कोई ज़मींदार है और मान लीजिए कि 10 जनवरी को उसको बट्टा देना है, यानी कि जितना कर है वो देना है। अगर वो इसमें नहीं कर पाता था, तो उसे सूर्यास्त होने के बाद ज़मींदारी प्रथा छीन लिया जाता था। तो ये तो हो गया। ये दोनों में देखिए कि उतना सफलता नहीं पाया लोग, तो रैयतवाड़ी भी चलाया लोग। और रैयतवाड़ी ये क्या है? तो अंग्रेज़ सोचा लोग कि डायरेक्ट हम किसानों से कर वसूलते हैं और बीच में किसी को नहीं रखते हैं। तो ये रैयतवाड़ी से बोला गया, डायरेक्ट किसान से कर वो वसूला लो। हालाँकि देखिए कि तीनों का तीनों कोई भी भारतीय किसान के लिए अच्छा नहीं था। तो ये आपका तीनों का ये था। चलिए अब यहाँ पे देखना है कि महलवाड़ी व्यवस्था का मुख्य विशेषता बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व तय करने और उनकी वसूली की इकाई गाँव या जागीर दी जाती थी, तो ये आपका सही हो जाएगा। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769 के साथ समाप्त हुआ, एकदम सही है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए कि हैदर अली ने सफलतापूर्वक मराठों और हैदराबाद के निजाम की को मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया था। और इसमें देखिए कि लगभग टीपू सुल्तान जीत ही गया था, लेकिन ये सॉरी टीपू सुल्तान नहीं, हैदर अली तो जीत ही गया था, लेकिन फिर भी इसमें उनका मृत्यु हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों का दोनों सही है। तीसरा का श्रीरंगपट्टनम के संधि होता है, और चौथा में तो ये समाप्त ही हो जाता है, जो 1799 में चौथा होगा। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, कथन में दिया गया है कि 1813 के चार्टर एक्ट को आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए एक अहम और निर्णायक पड़ाव के तौर पर व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, एकदम सही है। देखिए कि यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा पहली बार ये बोला गया कि शिक्षा पे 1 लाख खर्च किया जाएगा। तो पहला तो सही है। और दूसरा का देखिएगा कि
इसमें स्पष्ट रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्षेत्रों में साहित्य, विज्ञान और स्वदेशी शिक्षा केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की राशि आवंटित करने और खर्च करने का निर्देश दिया गया। ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और समझ लीजिए। देखिए कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ही ईसाई मशीनरी को भारत में प्रचार करने की अनुमति मिला। उसके बाद याद रखिए कि चाय और चीन को छोड़कर पूरी तरीके से जितना अधिकार था सब कंपनी से छीन लिया गया। तो ये भी आपका 2 प्रश्न याद रखिएगा। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसका व्याख्या भी सही से कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1, 19वीं सदी में जनजातीय नागरिक विद्रोह, और सूची 2 में दिया गया है मुख्य नेता। तो इसमें से मिलान करना है, तो चलिए मिलान किया जाए। पहला में दिया गया है कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा आपका बुद्धो भगत इसके नेता थे। तो एक का बी हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। देखिए कि खोंडो जो विद्रोह हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था, ये आपका कोरा मलैया इसके प्रमुख नेता थे। और खासी विद्रोह तो ये जानते ही हैं कि 1829 से 23 के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो असम के पूर्वी क्षेत्र जो पड़ेगा, या कहें कि मेघालय के आसपास का क्षेत्र, तो उस क्षेत्र में हुआ था। तो ये आपका 3 का 1 हो जाएगा, तीरथ सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस प्रमुख समाज सुधारक ने बाल विवाह के मुखर आलोचक होने के बावजूद 1878 में अपनी नाबालिग बेटी की शादी कूच बिहार के महाराजा से कराकर विवाद खड़ा कर दिया और लोगों की तीखी आलोचना का सामना किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अपने 13 साल के बेटी का शादी करा देते हैं और इसके पहले देखिए कि ये बाल विवाह के खिलाफ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है एचिसन आयोग जो 1886 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि एशियन कमीशन को इंडियन सिविल सर्विस की स्थितियों की जांच करने और भारतीयों की ज़्यादा भागीदारी के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। एकदम सही है। कमीशन की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप आईसीएस परीक्षा के लिए आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया। ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको खुद समझना है कि देखिए 21 वर्ष से, ये पहले 21 वर्ष था, इसे घटा के 19 वर्ष कर दिया गया। अब जो भारत के जितने पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, तो ये लेट से पढ़ते थे तो इनका एज ऐसे ही निकल जाता था। आज भी देखिएगा कि जो आईएएस या यूपीएससी के ये तैयारी जो करते हैं लोग, तो जो शहर का व्यक्ति है जिसके घर में आईएएस आईपीएस है, तो वो देखिए कि इंटर से ही स्टार्ट कर देगा पढ़ना लिखना, यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट कर देगा। और वही जो ग्रामीण है तो वो पता चलेगा कि पीजी कर लिया, 25 साल का हो गया, अब यूपीएससी का फुल फॉर्म याद कर रहा है। तो ऐसा उस समय भी ये अंग्रेज कर दिया था लोग, ताकि भारतीय उसमें शामिल ना हो पाए। तो इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 के बाद 39 नंबर। निम्नलिखित आयोग समितियों को उनके गठन के सही काला अनुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा समय कि कब कौन सा घटना घटा है। तो देखिए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो जो भी पहले याद हो उसको पहले लिखना है। पहले मैकाले समिति देखिएगा 1854 में ये लाया गया था सिविल सेवा में सुधार के लिए। और उसके बाद बीकेंद्री पर रॉयल कमीशन देखिएगा कि ये हब हाउस की अध्यक्षता में इसने भारत सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों की जांच के लिए लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये 1907 में आया था। और इंग्लिगेटन कमीशन देखिएगा कि ये आपका पब्लिक सर्विस पे रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसने उच्च सिविल सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की सिफारिश की थी। और ये आपका आया था कब? 1912 में। तो ये आपकी 1912 याद रखेगा। ली कमीशन, ये देखिए कि इसे औपचारिक रूप से भारत में सुपीरियर सिविल सर्विस पे रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये भी देखिएगा कि ब्रिटिश अधिकारियों की शिकायतें और सेवाओं के भारतीयकरण की मांग पर ध्यान दिया था। तो ये कब आया था? तो ये 1923 में आया था। तो अब इसमें सजाना है तो सजा लीजिए। सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो सबसे पहले आपका मैकाले समिति आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा सबसे पहले, तो ये दोनों तो गया। उसके बाद 3 आ जाएगा और उसके बाद 2 और उसके बाद 1। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर।
इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने घेरे की नीति की शुरुआत की है, एकदम सही है। लॉर्ड लॉरेंस ने कुशल आक्रमणता की नीति अपनाई, ये भी आपका सही है। लॉर्ड लिटन ने आक्रामक अग्रगामी नीति लागू की, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेज़ली ने व्यापक का सिद्धांत शुरू किया था, तो ये देखिएगा कि लॉर्ड वेलेज़ली व्यापक का सिद्धांत शुरू किया था, ये गलत हो जाएगा। देखिए कि इसे आपका हड़प की नीति भी बोला जाता है और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, ना कि लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा, तो ये आप थोड़ा-सा याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इसमें गलत चुना था। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लाल किला मुकदमा के लिए कांग्रेस द्वारा गठित कानूनी बचाव टीम में निम्नलिखित में से कौन-सी हस्ती शामिल नहीं थी? तो इसमें बताना है कि कौन-सा शामिल नहीं था लाल किला जो मुकदमा था। तो इसमें देखिएगा कि आपके के.टी. काजू तो शामिल थे, सी राजगोपालचारी शामिल नहीं थे, भूला भाई देसाई भी शामिल थे और तेज बहादुर सप्रू भी शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला किसान संगठन था जिसने केवल लगान या राजस्व में कमी की मांग करने के बजाय जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करने की स्पष्ट रूप से मांग किया? तो ये था आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पे किया गया? तो 1935 में किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 के बाद 43 नंबर। एक तरफ आपका सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। तो देखिए कि आपका पूना सार्वजनिक सभा, इसके संगठनकर्ता कौन है? तो इसके संगठनकर्ता आपके महादेव गोविंद रानडे हो जाएंगे, तो एक का आपका 2 हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन, इसके हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो एक आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक और लेखक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत चुनना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, एकदम सही है। इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा। देखिए कि इंडिया विंस फ्रीडम किनके द्वारा लिखा गया था? तो मौलाना अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा कि द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस सही है। सत्यार्थ प्रकाशन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पे 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम देसी भाषा प्रेस के तहत सबसे पहले मुकदमा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि सोम प्रकाशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। लेकिन यहाँ पे अमृत बाजार से क्वेश्चन भी पूछता है। अमृत बाजार ऐसा था कि ये रातों रात अपना जो भाषा था ये बदल के और अंग्रेजी कर लिया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक इसके संवैधानिक सिफारिशों को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसमें बताना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत डोमिनियन दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तो डोमिनियन स्टेट का तो ये मांग किया था लोग, एकदम सही है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए, ये गलत था। धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए उसी में निर्वाचन में था। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए, ये था। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। और नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो ये आप जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बॉम्बे प्लान जो 1944 के महत्व को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो देखिएगा कि उद्योगपतियों द्वारा तैयार किए जाने के बावजूद इसमें सरकार के नेतृत्व वाली आर्थिक योजना का समर्थन किया गया था, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस
के रुख का समर्थन करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के रुख का समर्थन नहीं किया था और इसमें पार्टिसिपेट भी इन डायरेक्ट तो नहीं लिया था लोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र के सतारा में बनाई गई गुप्त समानांतर सरकार इस आंदोलन के सबसे असरदार स्थानीय प्रतिरोध ढांचों में से एक था। एकदम सही है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 0 आवर चला के अंग्रेजों के द्वारा सभी प्रमुख नेता को जेल में डाल दिया गया था। और इसी के दौरान देखिएगा कि बहुत सारे भूमिगत रेडियो स्टेशन बनाया गया था और साथ में गोरिल्ला युद्ध भी देखने को मिलता है। गोरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है कि गोरिल्ला की तरह, जैसे गोरिल्ला अचानक अटैक करता है लोग, फिर जंगल में छुप जाता है लोग, तो इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेपाल चले गए थे और नेपाल से ही ये गोरिल्ला युद्ध चला रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 के बाद 49 नंबर। अखबार दिया गया है, विशेषता दिया गया है और कितने सही ढंग से मिलाए गए हैं ये बताना है। तो देखिए कि उर्दन मारदंड दिया गया है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो ये आपका एकदम सही है। समाचार सुधा वर्षन, पहली बंगाली समाचार पत्र, ये भी सही है। बंगाल गजट, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, ये भी सही है। तीनों सही है, तो कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो देखिएगा इसमें सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज और राधाबाई सुब्रमण्यम, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जर्मनी के कोयला उत्पादन क्षेत्र के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो पहला में देखिएगा रूर क्षेत्र, ये तो एकदम है। लॉरेन बेसिन, ये आपका नहीं होगा। सार बेसिन हो जाएगा, अचेन बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। रूर घाटी, सार बेसिन एवं अचेत बेसिन क्षेत्र जर्मनी का प्रमुख कोयला प्रधान क्षेत्र है, तो ये तो आपको पता ही है। और लॉरेन बेसिन देखिए कि ये उत्तर पूर्वी फ्रांस का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है, तो ये फ्रांस का कोयला क्षेत्र है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये आपका हो जाएगा पिरेनीज। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोअरिस बल के संदर्भ में सही है? तो कोअरिस बल मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, जिसके कारण जो बल उत्पन्न होता है, उसी को बोला जाता है। इसमें हो जाएगा अक्षांशों में वृद्धि के साथ कोअरिस बल के मान में वृद्धि होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं भूमध्य सागर से लगती है? सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला में देखिएगा, ये आपका इजराइल दिया गया है, ये आपका लगता है, और लेबनान का भी लगता है, जॉर्डन का नहीं लगता है, सीरिया का लगता है, इराक का भी नहीं लगता है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए कि तुर्की का लगता है, लेबनान का, इजराइल का, साइप्रस का, फिलीपींस का भी लगता है, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि नदी के बालू तथा अवसादी निक्षेप से प्राप्त सोना को प्लेसर कहते हैं, एकदम सही है। भारत में कोलार, हट्टी एवं रामगिरी खाने सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये तो आप जानते हैं कि कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बहुत पुराना ये स्वर्ण का खदान है, तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि प्लेसर जो सोना मिलता है भारत में, ये आपका झारखंड के आसपास में मिलता है, तो ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनाकीय लाभांश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया, इसके अंतर्गत किसी देश के कार्यशील वर्ग जो स्वस्थ, शिक्षित तथा सशक्त हो को शामिल किया जाता है, एकदम सही है। इसमें 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है, ये भी आपका सही है। जनांकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड सीधा होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा ही होगा, उल्टा भी हो सकता है, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आपका 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो लाभांश जनसंख्या तो ये समझ लिए। प्रौढ़ आयुर्वर्ग अगर पूछ दिया तो इसे क्या जवाब दीजिएगा? तो ये आपका हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया है। तो प्रौढ़ आयु वर्ग,
दो भागों में किस में बांटा गया है, तो पहला भाग देखिएगा कि 15 से 39 और दूसरा का भाग जो है 40 से 64 के बीच में रखा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 के बाद 57 नंबर। निम्न में से डोडा जनजाति का मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? तो देखिए कि डोडा जो जनजाति है ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखिए कि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करने वाली ये पशुपालक जनजाति है, और इसका एक खासियत है, जैसे कि आप बहुत सारा सुनते होंगे कि एक पुरुष बहुत सारा स्त्रियों से शादी कर सकता है। यहाँ पे बहुपति प्रथा है, यानी कि एक स्त्री बहुत सारे पुरुषों से शादी कर सकती है, तो ये आप याद रखिएगा। अरावली पर्वत तो जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः पड़ता है। गारो पहाड़ी ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो गारो जयंतिया दोनों का दोनों मेघालय में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या है? तो फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि जल के साथ उर्वरक को मिलाकर सिंचाई करना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बेंगलोर एवं चेन्नई लगभग समान अक्षांश पर है, स्थिति होने के बावजूद इनकी जलवायु में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका तो बहुत सारा कारण हो सकता है, पर्वत पहाड़ ये सब बहुत सारा कारण हो सकता है। तो देखिए कि इसमें आपका चेन्नई में कम वर्षा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बेंगलोर की अधिक ऊंचाई है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है, तो सबसे पहले थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में बात कर लिया जाए। देखिए कि गंगा नदी का निर्माण अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आके मिलता है लोग, तो ये देवप्रयाग हो गया। और इसके बाद संयुक्त नदियों का नाम गंगा हो जाता है। गंगा नदी प्रवाहित होते होते ये बिहार को काटते, यूपी बिहार को काटते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाती है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी ही है, 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है। अब देखिएगा कि इधर से जो नदी आके मिलेगा तो ये तो बाएं तट का नदी हो जाएगा लोग, और इधर से जो नदी आके मिलेगा ये दाएं तट का हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन से है? जमुना है। और ये किस तट से जाके मिलती है? तो ये दाएं तट से, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे देखिएगा कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा ये सभी नदी इधर से आके मिलता है लोग बाएं तट से। और दाएं तट में देखिए कि यमुना, सोन, टोंस और कर्मनाशा हो जाएगा। तो यहाँ पे सोन दिया गया है, यमुना और टोंस दिया गया है। तो रामगंगा जो है ये आपका ये बाएं तट से आके मिलता है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग और नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक को मिली संवैधानिक सुरक्षा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए देखा जाए। पहला में दिया गया है पूरी तरीका से काम करने की आज़ादी। पूरी तरीका से काम करने की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए संविधान यह तय करता है कि कैग और भारत के चुनाव आयोग दोनों के प्रशासनिक खर्च भारत के संचित निधि पे भारित हो और जन पर भौतिक न हो। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि अनुच्छेद 148 के 6 में कहा गया है कि जो कैग है इसका कार्यकाल प्रशासनिक खर्च जिसमें सभी सैलरी और भर्ते हैं भारत की संचित निधि से किया जाएगा। और भारत के चुनाव आयोग जो 324 के आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग के बजट पर संसद में वोटिंग होती है, जो संस्थागत स्वतंत्रता के मामले में लंबे समय से बहस का विषय रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका गलत हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को, लेकिन हटाने से जुड़ी यह खास संवैधानिक सुरक्षा बाकी चुनाव आयोगों को नहीं मिलती है। ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है भारत में लोक सेवा आयोग के ढांचे के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन हटाने का जो काम है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा नहीं हटाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संसद की एक
अधिनियम द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है और इनकी वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट सीधे भारत के राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। ये आपका गलत हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को नहीं, उस राज्य के राज्यपाल को सौंपा जाएगा। तो दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद की विधायी शक्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और कथन के सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव जो संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, अधिकतम 3 सालों की लगातार अवधि तक लागू रह सकता है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहता है। हालांकि इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक के बाद नवीनतम के लिए एक नए प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। तो ये गलत हो जाएगा। जब अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त अनुरोध पर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाती है, तो उस कानून के बाद संशोधन या उसे रद्द केवल संसद ही कर सकती है, न कि सहमति देने वाले राज्य की विचारधारा। ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष अनुमति याचिका से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 136। याद रखिएगा, ये आपका सही है। आर्टिकल 143 देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और 226 तो जानते ही हैं कि न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की उच्च न्यायालय के, ये सुप्रीम न्यायालय के नहीं, उच्च न्यायालय का कुछ रीट जो होता है उससे संबंधित है। भारत का संविधान न्यायिक समीक्षा शब्द के स्पष्ट रूप से किस अनुच्छेद में परिभाषित करता है? तो न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, जो न्यायालय है अपना जो निर्णय देता है उस पर फिर से न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और ये देखिएगा कि आपका किसी भी अनुच्छेद में ऐसा कोई भी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि अनुच्छेद 31 के बी को प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, एकदम सही है। अनुच्छेद 31 के बी 9वीं अनुसूची के तहत इसे रखेगा विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 31 के बी कानून के केवल अनुच्छेद 14, 19 से उल्लंघन से बचाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। 1973 के बाद अनुच्छेद 31 के बी कानून की समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं, ये भी आपका सही है। तो ए, बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि गलत चुनना था। एक लोकप्रिय नेता को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। 3 सप्ताह बाद उसकी सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव के दौरान उनका मतदान का अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि हो जाएगा बिल्कुल भी वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा अपने मानसून सत्र के दौरान सक्रिय रूप से चल रही, लेकिन राज्यसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है। अचानक आए आर्थिक संकट के कारण तुरंत एक नए कानून बनाने की जरूरत है। क्या राष्ट्रपति के पास ऐसा स्थिति में अध्यादेश जारी करने की संवैधानिक शक्ति है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि एक सदन का सत्र स्थगन है। तो देखिए कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है, या तो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई एक स्थगन हो या दोनों स्थगन हो, तो उस कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अध्यादेश 100 आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये आप याद रखिएगा। राज्य सुरक्षा पुलिस एक नागरिक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक प्रिवेंटिव डिटेक्शन कानून के तहत गिरफ्तार करती है। वह गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करता है। क्या उसकी मांग संवैधानिक रूप से सही है? तो इसका राइट आंसर आपका नहीं। अनुच्छेद 22 के 3 के तहत ये आपका प्रावधान नहीं किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि जब किसी व्यक्ति को अपराध जैसे चोरी मारपीट करने के मामले में पुलिस गिरफ्तार करती है तो अनुच्छेद 22 के 2 के तहत पूरी तरीके से लागू होता है। पुलिस संवैधानिक रूप से आरोपी को 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए बाध्य है। जबकि किसी व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या अनलॉफुल एक्टिविटी या यूपीएपीए जैसे कानूनों के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो इस कंडीशन में ये लागू नहीं होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। जब विभिन्न सहकारी और प्रशासनिक परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विभिन्न सहकारी और प्रशासनिक परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि अंतर राज्य परिषद एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है जो 1950 में संविधान के लागू होने के समय से लगातार अस्तित्व में है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि आर्टिकल 263 के तहत अंतर राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है, लेकिन इसे कोई अस्थायी निकाय नहीं बनाता है, तो ये आप याद रखेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, इसमें क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा बनाई गई वैधानिक निकाय है, ये सही हो जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ये भी आपका सही है। पूर्वोत्तर राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अधिकार क्षेत्र में शामिल है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि पूंजी खाता के निम्नलिखित घटकों पर विचार करना है, तो इसमें देखना है पहला में दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण, ये आपका पूंजी खाता के अंतर्गत आता है। और फाइटर जेट खरीदने पे खर्च, ये आपका पूंजी खर्च पे आएगा। आंतरिक ऋण पे ब्याज भुगतान, ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ समझिए कि पूंजीगत लेन देन ये मतलब क्या होता है पूंजीगत खाता? तो देखिए कि जिनसे संपत्ति का निर्माण होता है या देनदारियां कम होती है उसे पूंजीगत लेन देन या पूंजीगत खाता बोला जाता है। तो 2, 1 और 2 सही है, 3 गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है थोक मूल्य सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतें शामिल होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि थोक मूल्य सूचकांक में इसमें केवल सामान शामिल होता है, सेवाएं की शामिल नहीं रखा जाता है, तो इसमें सेवा शामिल नहीं किया जाता है, वस्तु शामिल किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। WPI में निर्मित उत्पादों का भार सबसे अधिक है, ये आपका सही है। इसे सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपका गलत है। इसमें देखिएगा कि ये उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है? तो देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है, तो सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देख लिया जाए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है और इसका हेड क्वार्टर देखिएगा तो मुंबई में है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर के तौर पे ये काम करता है, एकदम सही है। सभी करेंसी नोट और सिक्के छापना और ढालना, देखिए कि सभी करेंसी नोट और सिक्के छापना और ढालना ये आपका गलत हो जाएगा। देश की मौद्रिक नीति बनाना और उसे लागू करना, एकदम सही है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को विनियमित और निगरानी करना, ये भी सही है। देखिए कि सभी करेंसी नोट तो छापता है, सिक्का भी ये छापता है, लेकिन सिक्का जो 1 रुपये का नोट और सिक्का जो रहता है वो वित्त मंत्रालय का उस पर सिग्नेचर होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी पूर्ण वर्षीय अनुमानित सकल वर्धित विकास दर के साथ सही सुमेलित है? तो ये बताना है कि कौन इसमें सही सुमेलित है। पहला में देखिएगा कि कृषि क्षेत्र 1.2 दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा कृषि क्षेत्र? तो ये देखिए कि 3 से लेके 3.5 के बीच में ये इसका अनुमान लगाया गया है। उद्योग क्षेत्र 9.5%, 8.5 दिया गया है, 8.5 नहीं होगा, 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो ये अभी गलत है। सेवा क्षेत्र आपका सही है और वास्तविक जीडीपी कीमतें 9 पॉइंट कुछ लगाया गया, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सरकारी राजस्व के 4 स्रोतों को बढ़ते क्रम में दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जीएसटी और अन्य कर, कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर, उधार और अन्य देनदारी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि गैर ऋण पूंजी ये 1% है, सीमा शुल्क 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 6%, गैर राजस्व 10%, जीएसटी आपका 15%, कॉर्पोरेट टैक्स 18%, आयकर 21% और उधार और देनदारियाँ 24%। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उधार और देनदारियाँ में जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? तो ये 374 केबी वाट आवर्स हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि 5 बनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो देखिए कि कितना है, तो 45.9 है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। प्रतिरोध आर और लंबाई एल के एक समान धात्विक तार को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि दोनों भागों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजक का नया समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध R/4 हो जाएगा। तो ये तो आप भी जानते हैं कि ये आपका नीचे आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो ऑप्शन नंबर आपका ये कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। R/4, सॉरी सी नहीं, डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, अपनी अधिकतम ऊंचाई के आधे पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा सतह को संदर्भ बिंदु माने तो जैसे कि मान लीजिए कि ये सतह है, इस पे एक कोई वस्तु फेंका गया। अब ये कोई एक ऊंचाई पे गया, लेकिन इसके आधे पे ये पूछा जा रहा है कि आधे पे उसका स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो आधे पे तो आपका निकालना ये है, तो 1:1 ही होगा। इसमें मास का वैल्यू नहीं दिया है, मास का वैल्यू दिया रहता तो डिफरेंट होता, लेकिन अगर मास का वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब कि दोनों बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सनराइज सेक्टर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सबसे अच्छी तरीका से परिभाषित करता है? तो देखिए कि सनराइज जो ये होता है, यानी कि आगे जाके उस व्यापार का और बढ़ेगा ही, उसमें घटेगा नहीं। तो देखिए कि इसमें दिया गया है कि उच्च विकास क्षमता, तीव्र नवाचार और मजबूत निवेश आकर्षण वाला एक नया उभरता हुआ उद्योग। तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्वनि की गूंज और प्रतिध्वनि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इको तो आप जानते ही होंगे कि जो हम लोग बोलते हैं, लोग टकरा के जो आता है उसी को इको बोला जाता है। तो यहाँ पे बताना है, पहला में दिया गया है कि गूंज तब बनती है जब ध्वनि तरंगे किसी ठोस सतह से टकराकर वापस लौटती है। ये आपका एकदम सही है। जब कई बार टकराकर ध्वनि तरंगे 0.1 सेकेंड से कम समय में कान तक पहुंचती है तो एक लंबी खींची हुई ध्वनि बनती है, जिसे प्रतिध्वनि बोला जाता है। ये भी आपका सही है। गूंज सुनने के लिए जरूरी कम से कम दूरी गर्म दिनों में कम हो जाती है, क्योंकि हवा का घनत्व तो कम हो जाता है। देखिए, बरसात के दिनों में कम हो जाता है, गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और कम से कम 17 मीटर का दूरी होना चाहिए। तो वो जो ठोस कोई भी दीवार हो या पहाड़ हो, तो कम से कम 17 मीटर का दूरी होना चाहिए।
तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो एक जैसे द्रव्यमान के बीच पूरी तरीका से इलास्टिक टक्कर में, जिसमें एक शुरू में स्थिर है, गतिमान द्रव्यमान टक्कर के बाद स्थिर हो जाती है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि टक्कर आमने सामने की है, तो जब दो सामने से वस्तु टकराएगा तो इसका यही कंडीशन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नीले लीड बनाने के लिए इनमें से किस कंपाउंड या सेमीकंडक्टर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए कि सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होगा बनाने के लिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गैलियम नाइट्राइड का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए गैलियम नाइट्राइड में एक चौड़ा डायरेक्टर पैड गैप होता है जो इसे कुशलतापूर्वक उच्च ऊर्जा वाली नीली रोशनी उत्सर्जन करने की अनुमति देता है, तो ये आप याद रखेगा। सूर्य अपने केंद्र यानी कोर में नाभिकीय संलयन के माध्यम से निरंतर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन सी क्वांटम घटना हाइड्रोजन नाभिकों को उसके बीच के पारस्परिक वैद्युत स्थैतिक प्रतिकर्षण को पार करने तथा किस सिद्धांत के अनुसार अपेक्षित तापमान से कम तापमान पे भी आपस में संलयित होने में सक्षम बनाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये क्वांटम टनलिंग इसे बोला जाएगा इस प्रक्रिया को, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए पहला में दिया गया है, ऊंचाई बढ़ने के साथ जी का मान कम होता है, एकदम सही है। जिसे जी मतलब क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का मतलब पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जो खींचता है, जो शक्ति लगाता है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो इसके खींचने की जो क्षमता है कम होते जाएगा, तो ये सही है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ जी का मान बढ़ जाता है। देखिए कि जब गहराई बनता है, गहराई बढ़ने के साथ जी का मान ये घट जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 होता है। अच्छा, ये आपका गलत हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ जी का मान बढ़ जाता है, जी का मान घट जाएगा, कम बढ़ेगा थोड़े ना, घटेगा जी का मान, क्योंकि दूरी आपका बढ़ेगा, तो ये गलत हो गया। पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 होता है, एकदम सही है, ये पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पे जी का मान अधिकतम होता है, अधिकतम नहीं कम होता है, तो ये भी गलत है, तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1500 केजी की कार का त्वरण क्या होगा यदि इंजन 4500 न्यूटन का बल लगाता है और घर्षण 1500 एन के यानी न्यूटन के बल से गति का विरोध करता है? तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए, तो अगर निकालना है तो सबसे पहले आपका 15 कितना हो जाएगा, 4500 एन माइनस 1500 आपका न्यूटन बराबर 3000 आपका ये न्यूटन हो जाएगा। इस पे आप निकालिएगा तो निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्य और ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि पहला में दिया गया है, किसी कर्ण पे संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है, ये आपका सही है। गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकता है, गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय केवल जड़त्वीय फ्रेम से मान्य है, ये सही है। शक्ति एक अदिश राशि है, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथों में उपयोग किए जाने वाला एक सुरक्षा उपकरण है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, इसे लाइवर वायर के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है, एकदम सही है। यह उच्च गलनांक वाले पदार्थ होता है, उच्च नहीं निम्न गलनांक वाले पदार्थ होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य करता है, ये सही है। इसमें जोड़ने वाले तारों की तुलना में उच्च प्रतिरोध होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इसमें गलत चुना था। अगला क्वेश्चन है, रात में उच्च दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सड़क यातायातों संकेतों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से
किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रेट्रो रिफ्लेक्टिव सीटिंग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, पारंपरिक नाम और इसका रासायनिक सूत्र बताना है। फिलोसफर वुल, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ZNO हो जाएगा। सफेद बीरटियल, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सफेद बीरटियल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है ZnSO4 इंटू 7H2O हो जाएगा। तो ये आपका ये हो जाएगा केलेमाइन का ZnCO3 हो जाएगा। तो ए का आपका बी, ये दोनों कट गया, और बी का ए, तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम संकेतक क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है और अम्लीय विलयन में रंगीन रहता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फेनोफ्थेलिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। लचीलेपन के कारण बिना टूटे या चटके आधुनिक स्मार्टफोन को रोलेबल और फोल्डेबल डिस्प्ले बनाने की अनुमति देने के लिए अत्यधिक लचीले और पारदर्शी सबस्ट्रेट परत के रूप में निम्नलिखित में से किस सामग्री का सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें देखिएगा अब ऐसे ऐसे मोबाइल आ रहा है कि जिसको आप मोड़ सकते हैं, तो इसमें उपयोग किया जाता है पॉली एमाइड फिल्म। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, कौन सा पदार्थ अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो इसमें बताना है कि कौन सा अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका HCl हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि अपचायक मतलब क्या होता है, वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन खोता है, हाइड्रोजन खोता है या ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ये दूसरे अभिकारक को अपचयित करता है और स्वयं अपचयित ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपका अपचयक के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है? तो देखिए कि टिंडल प्रभाव कौन इसमें नहीं करता है, तो ये आपका वास्तविक विलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बाकी क्लोराइड परीक्षण, बिस्मांगी और स्थूल पायल, ये सभी आपका टिंडल प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर की लोच और तन्य शक्ति में सुधार करने के लिए वल्कनीकरण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो ये आप जानते ही होंगे, ये सल्फर मिलाया जाता है, जिसे गंधक भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए क्लोराइड घोलों का उनके उदाहरणों का सही मिलान करना है। एक तरफ क्लोराइड दिया गया है और एक तरफ उदाहरण दिया गया है। एरोसेल, ये इसका क्या हो जाएगा? तो एरोसेल आपका बादल में मिला रहता है, तो एक का आपका दो हो जाएगा। तो एक का दो, तो ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद देखिएगा कि इल्मस, इल्मस जो रहता है ये किस में रहेगा? तो मेयोनेज में रहता है, तो बी का 4 हो जाएगा। जेल जो होता है ये चीज़ में होता है और फोम जो होता है व्हीट क्रीम में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एक तरफ अयस्क दिया गया है और एक तरफ धातु दिया गया है, मिलान करना है। तो कौन सा अयस्क किस धातु का? अयस्क मतलब कि कच्चा माल, उसी से वो धातु निकलता है, जिससे बक्साइड का एल्युमिनियम अयस्क हो जाएगा, तो बक्साइड का एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ए का आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखिए कि हेमेटाइट, ये आपका लोहा का होता है, और इसके लिए राइट ये किसका होता है? तो ये आपका जिंक का होगा, और केसीटेलाइट ये आपका टीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जानवरों की कोशिकाओं में अलग अलग तापमान पर सेल मेम्ब्रेन की तरलता बनाए रखने के लिए इसमें कौन सा अणु जिम्मेवार है? तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो कि जैसे कि हम लोग का जो त्वचा होता है उसके बाद कोलेस्ट्रॉल ही जमा होता है, जो आपको गर्म या किसी जानवर को गर्म रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यकृत का काम नहीं है? तो यकृत का काम इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए कि पित्त का उत्पाद करना काम है, ग्लाइकोजन भंडारण काम है, अमोनियम को यूरिया में बदलना ये भी काम है, और डीऑक्सीफाइड करना। इंसुलिन का काम नहीं है, इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। तो ये आपका राइट आंसर डी सही है। डीएनए अणु में
एडेनिल का प्रतिशत 30% है, तो गुआनिल का प्रतिशत होगा, तो गुआनिल का प्रतिशत कितना होगा ये पूछा जा रहा है, तो उसका 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह हार्मोन जो बहिस्रावी अग्नाशय से अग्नाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है वह है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कोलेसिटोकिनिन, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा mRNA का बेस क्रम पॉलीपेप्टाइसिन श्रृंखला के संश्लेषण को निर्देशित करता है, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन इसे बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। वह वायरस जो अपने आनुवंशिक पदार्थ को होस्ट जीनोम में मिला लेता है और सालों तक निष्क्रिय रहता है, उसे किस चरण में माना जाता है, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये आपका लाइसोजेनिक चरण उसे बोला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए यह कि माइक्रोराइजल संबंध मुख्य रूप से पौधे के किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं, तो इसे पौधे के लाभ पहुंचाता है लोग फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जड़ की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कथन में दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता स्तर पे बायोमास उत्पादक स्तर की तुलना में बहुत कम होता है, एकदम सही है। कारक है पोषक स्तरों के बीच ऊर्जा स्थानांतरण केवल 10% की कुशल होता है, ये भी आपका सही है। इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 10% का कुशल ऊर्जा ये क्या होता है, तो जैसे कि कोई ये जानवर है, फिर जब ये इसे खाएगा तो इसमें से 10% ऊर्जा इसमें जाएगा, फिर इसमें जब ये खाएगा तो इसमें भी 10% ही ऊर्जा जाएगा, तो ऐसे ये ऊर्जा का स्थानांतरण विधि बताता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें तो ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन दिया गया है और कमी से होने वाला रोग दिया गया है और मिलान करना है, तो चलिए मिलान कीजिए। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ए का आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये भी कट गया। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा होता है, तो पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग होगा, स्कर्विक हो जाएगा, त्वचा देखिए कि सूखना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टियस हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के गड्ढे में फिट होता है, यानी केविटी, तो इसे आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर बॉल और सॉकेट इसे बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और टीकाकरण के बाद लंबे समय तक सुरक्षा देने वाली प्रतिरक्षा का मुख्य हिस्सा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि IgG होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए कि IgG खून में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एक एंटीबॉडी है जो सभी सर्कुलेटिंग सीरम इम्यूनिटी में देखिए 75 से 80% हिस्सा बनाता है और ये सुरक्षा कवच बना के रखता है। अगला क्वेश्चन है, देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी कितनी परसेंट है, तो 11% है और सभी राज्यों में प्रथम स्थान पे है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। त्रिनाड एंड टैबेको की प्रधानमंत्री कमला सुशीला प्रसाद बेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है, तो बिहार के देखिएगा कि बक्सर जिले की ये है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बिहार में 2008 में निम्नलिखित में से किसकी मेजबानी का अधिकार मिला था, बिहार को 2008 में किसकी मेजबानी का अधिकार मिला था, तो मिला है या मिला था, तो इसका हो जाएगा पहले नेशनल यूथ गेम का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कहाँ पे हुआ था, तो देखिए कि ये आपका राजगीर में कराया गया था और श्रेयसी सिंह के प्रस्ताव पे ये मिला था, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है।
पहला में दिया गया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुरुआत किया है। एकदम सही है। यह प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को मनाया जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि हर महीने के अलग अलग थीम पे ये विकास का मुद्दे चलेगा, और ये जैसे कि प्रधानमंत्री की मन की बात है उसी पे ये आधारित है। प्रत्येक माह के रविवार के दिन ये मनाया जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहन करने के लिए 12वें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो ये भी विकसित किया जाएगा रोहतास में। रोहतास से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो रोहतास साक्षरता के मामले में प्रथम स्थान पे है बिहार में। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो महिला या पुरुष दोनों में, और साथ में चावल उत्पादन में और गेहूं उत्पादन दोनों में ये अग्रणीय आपका जिला है। अगला क्वेश्चन है, नाम परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो देखिएगा कि यहाँ पे राजभवन बिहार जो है इसे लोक भवन कर दिया गया है, तो ये आपका सही है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए कि केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पुराना संसद भवन संविधान सदन कर दिया गया है, ये आपका सही है। तो 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। समाधान दीदी चैटबॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बताना है कि संविधान दीदी चैटबॉट ये किससे संबंधित है? तो ये सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि इंस्पायर जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इनोवेशन इन द साइंस प्रोजेक्ट फॉर द इंस्पायर्ड रिसर्च, योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित की जाती है। एकदम सही है। इसका उद्देश्य युवाओं को विज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान की ओर आकर्षित करना है, ये भी सही है। यह योजना स्कूली छात्रों से लेकर कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए है, ये सही है। 1 2 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि INS तारागिनी किस प्रकार का जहाज है? तो ये आपका किस प्रकार का जहाज है? तो ये आपका हो जाएगा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और भारतीय नौसेना का एक अति आधुनिक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है, तो ये आप याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित 5वां विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हुना हिन में किया गया है। हुना हिन ये कहाँ पे है? थाईलैंड में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मछली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है, और भारत देखिए कि द्वितीय स्थान पे है। भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है, ये आप याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवसों के संबंध में गलत मिलान का चयन करना है, तो इसमें कौन गलत है ये बताना है। पहला में दिया गया है बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त, एकदम सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप जयंती, देखिए महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को मनाया जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विजय उत्सव दिवस 23 अप्रैल सही है। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाएगा, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार में युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के मंत्री कौन है? तो मंत्री देखिए कि अभी बहुत सारे बदले गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार शंकर प्रसाद हो जाएंगे, श्री अरुण शंकर प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि श्री अरुण कुमार प्रसाद और श्री मदनी शाही देखिएगा कि ये आपके मद निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्रालय ये संभालेंगे, और वहीं पे संतोष कुमार सुमन देखिएगा कि ये लघु जल संसाधन मंत्री बने हैं, और शैलेश कुमार देखिएगा कि ये पथ निर्माण से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम देखिएगा कि आपका पहले गया जी आ जाएगा, फिर दरभंगा, फिर नवादा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
बिहार के निम्नलिखित खिलाड़ियों और उनके उपलब्धियों पर विचार कीजिए और सही कूट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि शैलेश कुमार विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण, ये आपका एकदम सही है। अनवर ने 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में 200 मीटर में स्वर्ण पदक, ये भी सही है। अंजू कुमारी 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण जीती है, ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है इस सर्वेक्षण की नोडल एजेंसी नीति आयोग है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये किया जाता है, तो ये पहला गलत है। यह सर्वेक्षण जिला स्तर तक के स्वास्थ्य और पोषक संबंधों आंकड़ों प्रदान करता है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कैलाश सत्यार्थी इस पुरस्कार के 5वें प्राप्तकर्ता हैं, एकदम सही है। नरेंद्र मोदी को प्रथम बार यह पुरस्कार दिया गया था, ये भी सही है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका 127वां नंबर क्वेश्चन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये पैरा सोशल को चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पैरा सोशल का मतलब क्या होगा कि कोई जैसे एक्टर है या कोई भी खिलाड़ी है, तो उसका जो प्रशंसक होता है, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को पैरा सोशल बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, एक तरफ समझौता क्षेत्र, एक तरफ सहयोगी देश दिया गया है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो प्रथम में देखिएगा कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि, ये मालदीव, एकदम सही है, भारत और मालदीव के साथ हुआ है। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान नामीबिया, ये भी आपका सही है। एमएसएमई क्षेत्र का विकास दक्षिण कोरिया के साथ किया गया है, ये भी सही है। नवाचार, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा दावा, ये भूटान के साथ, ये भी सही है। चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है तुलसी गाबार्ड के स्थान पे यूएस खुफिया विभाग का कार्यवाहक निदेशक किसे बनाया गया है? तो देखिए पहले तुलसी गाबार्ड थे, अब बिल पुल्टे बन गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर जीआई टैग और संबंधित राज्य में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला में दिया गया है सारिंदा, सारिंदा आपका त्रिपुरा का है, एकदम सही है। नागौरी अश्वगंधा राजस्थान, ये भी सही है। उंडुगु खादी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। पेटकर पेंटिंग, ये पश्चिम बंगाल नहीं होगा, पेटकर पश्चिम ये बंगाल नहीं होकर झारखंड होगा, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है चिनाब ब्यास रिवर लिंक टनल परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। भारत के किन राज्य ने तंबाकू और निकोटीन आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडार और बिक्री पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर नागालैंड के द्वारा ये लगाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के अद्यतन एनडीसी 3.0 लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है वर्ष 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संयंत्रों से 60% संचयित विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है, एकदम सही है। वर्ष 2035 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 47% कम करने का लक्ष्य है, ये भी सही है। वर्ष 2035 तक 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 समतुल अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 100% एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मारुति सुजुकी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने एआई एवं डिजिटल तकनीकी के उपयोग से मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बनाने हेतु हैदराबाद में डैश केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये देखिए कि चिराग हो जाएगा, चिराग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो भारतीय रेलवे एआई
डिजिटल तकनीकों के उपयोग से मानव संसाधन प्रबंधन का आधुनिक बनाने हेतु चिराग केंद्र का स्थापना किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। विदेशी मुद्रा भंडार यानी गैर ऋण लिखित विदेशी मुद्रा प्रबंधन गैर ऋण लिखित द्वितीय संशोधन नियम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखिए कि सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है भारतीय बीमा कंपनियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। ये आपका एकदम सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम में स्वचालित मार्ग के तहत 49% एफडीआई की अनुमति दिया गया है। ये गलत हो जाएगा। देखिएगा कि इसमें भी 100% कर दिया गया है, तो ये आप याद रखेगा। 49% से अधिक विदेशी स्वामित्व वाली बीमा कंपनी के लिए बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंधन निर्देशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से कम एक भारत का निवासी होना चाहिए। ये आपका एकदम सही है। और देखिए चौथा, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेश के प्रत्येक मामले में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दिया गया है। ये आपका गलत है। इस नियम को हटा दिया गया है ताकि एफडीआई ज़्यादा है। तो इसमें 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के पहले मोती उत्पादन क्लस्टर के रूप में किस स्थान को अधिसूचित किया गया है? तो देखिए कि ये झारखंड के हजारीबाग को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआईएफ योजनाओं के शुभारंभ को तेज करने के लिए किस ग्रीन चैनल तंत्र को मंजूरी दिया है? तो ये आपका गरुड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ एंड मिलिट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एमजी रनौले। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना रहा है? तो देखिए कि भ्रष्टाचार रैंक में आपका 91 स्थान पे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और शीर्ष 5 अगर शीर्ष देखें तो डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, जहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे कम है। फिनलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड, नॉर्वे ये हो जाएगा। तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन मैथ से क्वेश्चन है। एक बाग में कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 58 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तो गायों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए कि ये आपका आसान है, आसानी से निकाला जा सकता है। 2 तरीका है। एक तो आप इस पे निकाल सकते हैं, 140 दिया गया है, एक संख्या कितना है 140 माइनस आपका यहाँ पे कितने जानवर हैं? तो 2 जानवर हैं। और कितने आपके संख्या है? तो 158 संख्या है, तो ये हो जाएगा। और 2 जानवर है तो नीचे आ जाएगा 2। इसे आप काट के निकालिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकलेगा? तो इसमें आपका पूछा जा रहा है कि यदि सिरों की संख्या 58 है तो पैरों की संख्या 140 है, तो गायों की संख्या देखिए, मुर्गी का कितना होता है टांग? तो 2 होता है। और गाय का कितना होता है? तो 4 होता है। अब यहाँ पे गाय की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कि अगर हम ये 24 मान लेते हैं कि गाय है, तो अगर 24 गाय है तो इसका पैर कितना हो जाएगा? तो आपका 96 हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा कि 24 गाय है तो इसमें 24 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये 4 बचेगा और ये आपका 3, 34 बचा। 34 दूनी कितना हो जाता है? आपका 72 हो जाता है। तो उसमें 72 जोड़ेंगे तो आएगा 34 दूनी 68 होता है। तो अगर 68 जोड़ा जाए इसमें तो ये आपका कुल आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे ही बदल बदल के आप देख सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। तो इसमें सबसे आसान है ये आपका निकाल लीजिए। जब सूत्र याद नहीं रहेगा तब वो निकाल लीजिएगा। सूत्र क्या होता है? एल यानी पैर बराबर एच माइनस ये हो जाएगा, तो ये आप याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
एक आदमी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 90 डिग्री घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो ये तो आपका आसान है, आप कोई भी ये बना लीजिए और इस पे घुमाते चलिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वो पूर्व दिशा में खड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुज कितना निहित है? तो इसमें आपका त्रिभुज बताना है, तो इसमें 13 त्रिभुज निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दिया गया है एक कुट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो पुत्री निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये श्रृंखला में यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो देखिए कि यहाँ पे आपका 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो यहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प रखा जाए ताकि एक श्रृंखला बन जाए? तो ये देखिएगा कि आपका ये रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या, ठीक पहले एक सम संख्या है? तो ये तो अभी देख सकते हैं और इसमें आपका बी निकल के आएगा, यानी 4 संख्या ऐसे हैं। देखिए कि कथन वाला दिया गया है और निष्कर्ष वाला, तो इसे बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका डी सही है। और संविधान कानून दिया गया है, यानी संविधान ये क्या बनाता है? तो कानून शब्दकोश क्या बनाएगा? तो शब्दकोश या शब्द दे देगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इसके बाद कौन सा आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका देखिएगा कि राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। तो रीजनिंग था, तो इसमें रीजनिंग में क्या बनाना है ये तो आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।